हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जेएलए कॉलेज महेंद्रनगर। बीए सेमेस्टर 2 का जो पेपर है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा चेंजिंग पॉलिटिकल फॉर्मेशन, यानी हमारा 300 ईसा पूर्व से लेकर जो है 300 AD तक का जो बीच का जो काल है, यानी द मौर्य साम्राज्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। या मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी मौर्य कौन थे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के समय में जो है ये मगध में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जो जोड़ी था वो नंदों को विनाश करके जो है एक मगध साम्राज्य का एक नया युग को जो है संचालन किया था। इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था अपने सैनिकों को जितने का सैनिकों की जो शौर्य थी उससे विशाल साम्राज्य को, यानी भारतीय भूखंड को एक छत्र में जो है उसको बांधने का प्रयास किया था। यहाँ तक कि चाणक्य और कौटिल्य ने उसके जितने भी विजित जो क्षेत्र था, जो प्रदेश था, उसको एक करने के लिए बहुत ही प्रयास किया और सुदृढ़ और सुव्यवस्थित विस्तृत रूप से जो है केंद्रीय शासन सूत्र में बांधने का भी प्रयास किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महान बौद्ध सम्राट जो था वो अशोक ने एक नई संस्कृति में ढालकर विश्वविख्यात किया। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है अशोक ने जो है वह एक विश्वविख्यात किया था इसकी शासन प्रबंध के बारे में। तो इसी में जो है जीवी गोखले महोदय का जो है अपने वाणी से बोलते हैं कि मौर्यों ने भारत की जो एक राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक समन्वय प्रदान करके भारतीय इतिहास को ठोस धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इनका ही विचार था। लेकिन हम कहते हैं कि मगध में जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई, वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना उसके साम्राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था उसका दूसरा चरण स्वरूप प्रारंभ माना जाता है। तो इस तरह से महापद्म नंद ऐसे जो सर्वछत्रांतक जो विजय के बाद जो था मगध साम्राज्य के प्रसार और उसके पुत्र जो उत्तराधिकारी था और धनानंद के समय में जो है बहुत ही शिथिल हो गया था। और इस तरह से देखते हैं परिणाम स्वरूप भारत में जो है भारत के पश्चिमोत्तर जो सीमा प्रांत है वो एक के बाद एक दूसरे विदेशी आक्रमण जो है होते रहता था, जिससे राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने दोनों मिल करके एक नंद वंशों को जो विनाश करके और मगध साम्राज्य की जो गति जो थी वो पुनः जो है वो प्रदान की थी। तो अखिल भारतीय साम्राज्य को जो है एक जो है उसकी जो छवि था उसको दिखलाने का प्रयास किया था। इसलिए मौर्य साम्राज्य मगध के उत्कर्ष के जो है उत्कर्ष में जो है उत्कर्ष का जो चरण था, उसके जो प्रणेता था, उसके जो निर्माता था, वह हमारा दोनों ने मिलकर किया था। तो मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत होती है वह राष्ट्रीय चेतनाओं का जो है प्रतिबिंब भी मानी जाती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था मगध के राज सिंहासन को हथियाने के साथ ही जो है एक पश्चिमोत्तर सीमाओं में हो रहे जो विदेशी सत्ता की स्थापना जो हो रही थी, तो जैसे बहुत सारे राष्ट्रीय संकट भी हो रही थी और बहुत सारे ऐसे शक कुषाण जैसे बहुत सारे ग्रीक लोग जो थे अपनी सत्ता को जो है समाप्त करके राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना भी किए थे लोग। तो इस तरह से भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य की जो मगध साम्राज्य का था वो सबसे विशाल साम्राज्य जो है माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय पूरे भूखंड को जो है एक सूत्र में जो है बांधने का प्रयास किया और भारतीय राष्ट्र के प्रति उसकी जो कल्पना थी उसका बीज रोपण मौर्य काल में हम देखने को मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अशोक के जो बहुत सारे धर्म लेखों से भी स्पष्ट होता है कि उसने गंगा घाटी की संस्कृति यानी संपूर्ण भारत की जो में प्रचार किया था। इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश जो था वो भारतीय राष्ट्रीय साम्राज्य के निर्माता के साथ साथ जो था उसमें सांस्कृतिक चेतना का संचार करने वाला पहला राजवंश था। और इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्य राजाओं ने भी अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ जो था बहुत ही विशाल और विस्तृत रूप से जो मजबूत
केंद्रीय प्रशासन को जो है जन्म भी दिया था इन्होंने। इस तरह से देखते हैं कि हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी और हिमालय से लेकर महासागर यानी हिंद महासागर तक जो है यह पहली बार ऐसा था जो सुव्यवस्थित रूप से सुदृढ़ रूप से जो है शासन व्यवस्था को जो है बांधा था। यहाँ तक हम देखते हैं इसका श्रेय जो है ये बहुत ही सुविख्यात जो थे यानी हमारा अर्थशास्त्र के जो प्रणेता जो थे यानी कौटिल्य की को ही देन जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है मौर्य को जो शासन जो प्रणाली जो था वो भारतीय यानी प्राचीन भारतीय शासन पद्धति को जो है ही आधार बना था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्य काल के बारे में बहुत सारे ऐसे इतिहास जानने का भी स्रोत है। तो V.A. स्मिथ का भी कहना है कि मौर्य साम्राज्य का जो उदय हुआ था इतिहासकारों को जो है अंधकार युग से प्रकाश की ओर लाता है, क्योंकि इस युग में इतिहास की जो वृत्ति था उसके बारे में जो लिखा गया, जो घटनाओं का जो है संभावित रूप से था, वो ऐतिहासिक तिथियों को पृष्ठभूमि को आंकने का बहुत अच्छा अवसर मिला। और इस तरह से देखते हैं कि मौर्य युग के जो है इतिहास को जो है अध्ययन करने के लिए साधनों के लिए जो है हम लोग जो दो भागों में बांट कर जो इसका अध्ययन करते हैं। पहला हमारा साहित्यिक स्रोत से और दूसरा हमारा पुरातात्विक स्रोत से। तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो है अर्थशास्त्र का कौटिल्य का जो था वो बहुत ही सबसे बड़ा देशी साहित्य और विदेशी साहित्य में भी कौटिल्य शास्त्र जो था बहुत कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है बहुत ही प्रमाणिक रूप से है। इस तरह से देखते हैं कि बहुत हमारा कौटिल्य का विष्णु शर्मा का जो है उन्होंने भी जो है उनका भी जो है ग्रंथ जो था बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस तरह से देखते हैं कि संस्कृत ग्रंथों में भी पुराण जो है मौर्य वंश का भी इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तो इस तरह से पुराण के बाद की रचना है, लेकिन मौर्य वंश का जो था वो राजाओं का जो शासनकाल है और जितने राजाओं का शासनकाल के साथ मौर्य वंश का जितने भी वंशावली है इस सारी चीज़ें जो है पुराणों में भी दी गई है। पुराणों की संख्या भी तो अनेक है, लेकिन विष्णु पुराण में खास करके जो है विशेषकर जो है हमारा मौर्य वंश के इतिहास के दृष्टिकोण को जो है महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। तो इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है नंद मूरा नामक दासी के उत्पन्न सूत्र होने की कथा भी जो है इसमें बताई गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो है संस्कृत साहित्य में हम मुद्रा राक्षस को देखते हैं, क्योंकि यह विशाखा दत्त के द्वारा जो लिखी गई है भारतीय यानी मौर्य वंश के इतिहास को जानने का विशेष रूप से उल्लेखनीय ग्रंथ है। यहाँ तक हम देखते हैं कि इस ग्रंथ में जो है सन 5वीं शताब्दी को नाटककार जो विशाखा दत्त था इसके प्रणेता थे, क्योंकि मौर्य वंश से लेकर जो है इसकी कथा को लेकर जो है बहुत सारे ऐसे नाटक किए हैं। पुराणों में भी इसी तरह के ग्रंथ को जो है यानी चंद्रगुप्त को जो है नीची जाति का भी मानता है, लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त जो था उसके संबंध बहुत जो है विस्तृत रूप से जो है प्रस्तुत किया है इसमें। और इसके अलावा हमारा देखते हैं कि पाणिनि है जो अष्टाध्यायी पतंजलि का महाभाष्य सौंदर्य का जो है सौंदर्य सूरी कथा सहित सागर, ऐसे क्षेमेंद्र का वेद कथा मंजरी, ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं जो हमारे साहित्यिक स्रोत से पता चलता है कि मौर्य वंश का इतिहास कैसी थी। इसके अलावा हम देखते हैं दूसरा कि पुरातात्विक स्रोत के अनुसार, क्योंकि हम इतिहास के जानने का पुरातात्विक स्रोत भी बहुत ही प्रमाणिक रूप से है, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के स्तंभ के जो कलाकृतियाँ हैं और हमारा पाटलिपुत्र के जो भग्नावशेष है, इससे हमें जो है पुरातात्विक स्रोतों का जो है पता चलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्य कौन थे, यानी मौर्य वंश में जो मौर्य कौन थे इसके बारे में जो है हम कह सकते हैं कि इसकी साहित्यिक सामग्री का जो है सुस्पष्ट होता है, क्योंकि मौर्य काल की यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो अपने राजवंश का जो है एक संस्थापक था और वह भारतीय इतिहास में जो है बहुत ही गिने चुने यानी जो है उनके गिने चुने राजाओं में से मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो है मानी जाती है। लेकिन इस महापुरुष के वंश के परिचय के बारे में हम देखते हैं कि इसके संबंध में बहुत सारे बातें कही गई है। शायद कहा जाता है कि इस किसी राजवंश के सामाजिक परिचय के संबंध में जो है हो सकता है, लेकिन मौर्य कौन थे कि इस संबंध में विभिन्न विद्वानों का जो है अपना विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रारंभिक जो जीवन था वो प्रारंभिक जीवन जो था जीवन के संबंध में जो है किसी साक्ष्य प्रमाणिक तौर पर जो है बातें नहीं कही गई है। फिर भी
इतिहास के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम वंश परिचय के बारे में जो है 3 रूप से इसकी रचना मानी जाती है, क्योंकि मौर्य पारसी थे, मौर्य शूद्र थे, मौर्य जो है क्षत्रिय थे। ये तीनों विचारों को जो है अलग अलग प्रतिपादन करने वाले जो इतिहासकार हुए थे, ये मौर्य पारसी थे। इसके प्रतिपादक जो थे डीवी जो है स्पूनर महोदय थे। इस मत को जो है पाटलिपुत्र से प्राप्त कहते हैं कि पाटलिपुत्र से प्राप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है निर्मित जो राजभवन था, वो राजभवन और राजदरबार की और पर्सिया की जो राजधानी थी पर्सिपोलस के राजमहल, उसके दरबार जो है उसके दरबार के समानता पर आधारित है। तो इस तरह से देखते हैं कि पाटलिपुत्र के राजभवनों को बारे में पारसी उद्भव मानते हैं, लेकिन इस बात को जो है इसके निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य को ही जो है पारसी मानते हैं। लेकिन उनके मत का खंडन करते हुए भी स्मिथ महोदय कीथ महोदय भी और साथ साथ जीएन जो है बनर्जी महोदय ने भी इसका खंडन किया है, क्योंकि उन्होंने कहना है कि इन विद्वानों के अनुसार जो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजभवन और पर्सिपोलिस की राजभवन जो है समानता यानी मौर्य को पारसी होना, ये सर्वथा गलत है। इस तरह से जो अपने अपने विचार के बता रहे हैं, लेकिन मौर्य शूद्र थे। इस विचार को लेकर जो है पद्म पुराण और 18वीं शताब्दी के जो रत्नगर्भ विष्णु पुराण जो है वो बहुत सारे से हमारा 5वीं शताब्दी का जो संस्कृत नाटककार जो था वो हमारा विशाखादत्त ज्वारा मुद्राक्षस, ये सब बहुत सारे से उसी आधार पर जो है हमारा मौर्य शूद्र थे, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो पुराणों में भी कहा गया कि राजा महानंदी शूद्र पत्नी से जो है उत्पन्न पुत्र जो था वो महापद्मनंद परशुराम की तरह जो है संपूर्ण क्षत्रियों को वंश नाश करेगा, उसके आगे राजा शूद्र ही राजा होंगे। तो इस तरह से जो है हमारा पुराणों में कहा गया। पुराणों में ये भी कहा गया कि नंद राजा की जो है 100 वर्ष तक जो शासन करेंगे और उसके बाद कौटिल्य नामक जो ब्राह्मण इस राजवंश का जो है विनाश करेगा और चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होगा। और इस तरह से जो है रत्नगर्भा की जो है एक टीका पर ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो है नंद राजा का मुरा नामक दासी से जो है उत्पन्न जो है संतान बताया गया। अतः पुराणों में भी हम देखते हैं कि उसके आधार पर जो है यानी चंद्रगुप्त को नंद राजा की संतान मानते हुए यानी मौर्य को जो है शूद्र वंश का जो है होना भी माना जाता है। तो इस तरह से जो है हमारे बहुत सारे से विचारे हैं जो विभिन्न रूपों में, लेकिन पुराणों में भी बहुत सारे से विवरण जो दिया गया है इनके बारे में कि जो भ्रामक और अस्पष्ट रूप से है, जिसका खंडन जो है बहुत सारे से एस.सी. रायचौधरी, डॉक्टर राधाकुंड मुखर्जी ने भी जो है इसका खंडन किया है। तो इस तरह से देखते हैं कि डॉक्टर रायचौधरी का भी मानना है कि पुराणों में जो निष्कर्ष जो निकाला गया जो विवरण से वह जो है निकालना नंदों के बाद मौर्य राजा जो है शुद्ध राजा होंगे। तो इस तरह से जो है अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन फिर भी मौर्य जो है क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय यानी बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो बताया जाता है कि महावंश और जैन साहित्य परिशिष्ट वर्मन और ग्रीक वृत्तांतों के आधार पर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्षत्रिय माना जाता है, क्योंकि महावंश में जो था चंद्रगुप्त मौर्य नामक गण जाति से संबंधित कहा गया है। इसमें मौर्य जाति नेपाल की तराई में जो थे वो पिपली वन में निवास स्थान बनाए हुए थे। और इसी तरह जो है महावंश के अनुसार यानी बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कहा जाता है कि कौशल के जो राजा जो थे अत्याचार से साग के लोग जितने भी थे, साग के जनजाति लोग सभी भागकर जो है पिपली वन चले गए और इस जंगल में या इस वन में जो थे मयूर की संख्या अधिक थी। फलतः जो है बहुत अधिकांश लोग जो है मयूर पालक बन गए। फलस्वरूप कहा जाता है कि मौर्य कहलाने लगे। परिशिष्ट पर्वन में भी जो है चंद्रगुप्त की माता को मयूर पोषक की सरदार की पुत्री भी कहा गया है, यानी पुत्री कहा गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत साहित्य में के अनुसार जो है पिपली वन जो था वो मौर्य गण के से उत्पन्न हुए क्षत्रिय संतान था। महावंश में जो है चाणक्य नामक जो है ब्राह्मण जो है नंदों को जो है विनाश करके और चंद्रगुप्त यानी भारत का शासक बनाए जाने का भी जो है विवरण मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे से बातें हैं जो इस तरह से कही गई है, लेकिन हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि मौर्यों के जो वंश परिचय जो तीनों ने दिया है यानी वो तीनों सिद्धांतों को जो दिया है वह भी आलोचनात्मक विवरण से भी स्पष्ट होता है
कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जन्म किसी नीच वंश में ना होकर ये क्षत्रिय वंश में ही हुआ होगा, क्योंकि डॉक्टर एस सी राय चौधरी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंश जो परिचय है उस परिचय के बारे में जो बताते हैं कि इनके विवादों को ऐतिहासिक रूप देने के लिए जो है नए सिद्धांतों की जो है रचना की गई है। ये भी कहते हैं इसके अनुसार ये अपने बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह पिपलीवन सरदार का पुत्र था और पिपलीवन मौर्य और शाक्यों के बीच गौतम बुद्ध के समय ही रोहिणी नदी के जल को लेकर संघर्ष चला था। यह संभव है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता है इस संघर्ष में जो मारा गया और उसकी माता जो थे उसे लेकर पाटलिपुत्र के जो दरबार में जो है वो शरण ली हो। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि फलतः पालन पोषण मगध के दरबार में हुआ और वहीं नंदवंशों के दरबार ही बन गया। ऐसे बहुत सारी किंवदंतियाँ और बहुत सारे इसका ऐतिहासिक सभी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम जो देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो था उस सामाजिक परिवर्तन के कारण जो है प्राचीन जो वर्ण व्यवस्था है उसकी जो है पतन हो रही थी। कारण था कि पुरानी जातीय जो था वह पहचान उसकी समाप्त हो गई थी। इसीलिए विशेषकर हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में भी जो वर्ण था वो पेशों की छूट के कारण जाति व्यवस्था का भी जो है उदय हो रहा था। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि जितने भी हम परिणाम स्वरूप यही हुआ, क्योंकि प्रत्येक वर्ण और जाति पुराने जो है नए बदलते गए और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो है इसका प्रतिनिधित्व करता था। हम कह सकते हैं कि नंदों के बाद जो था मगध में एक सामंजस्य वाली जो व्यवस्था और उसका प्रभुत्व जो था बहुत ही शक्तिशाली के रूप में जो है कायम हुआ था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे का उसका मौर्य जाति में हुआ था और उनके जो पिता जो थे यानी मौर्य जाति का मुखिया था कहा जाता है और वह किसी सीमा में जो है संघर्ष में मारा जाता है। उसके बाद उसकी माता जो है पाटलिपुत्र पहुंची जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। बड़ा होने पर वही एक जो है कहा जाता है कि गौशाला में छोड़ दिया गया और वहाँ से जो चरवाहे के काम में लगा दिया गया। बहुत ग्रंथ जो है कहा जाता है उसमें कि चंद्रगुप्त अपने बाल्य अवस्था में खेलते समय जो है राजा की जो एक भूमिका अदा करता था। इसी तरह जो एक दिन का खेल खेल रहा था और उसी समय चाणक्य के ध्यान जो है की ओर गया और उस समय चाणक्य ने जो था चंद्रगुप्त को जो था वो सबसे बड़ी चीज़ क्या था, तक्षशिला में शिक्षा देने की बात थी। तो एक ही कहानी यही था कि जिस समय जो चाणक्य ने जो थे मगध में जो पुरोहित के रूप में जो था वह सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ से जैसे ही वहाँ से नंद वंशों के द्वारा जो उसकी बेइज्जती की गई है, वहाँ से जैसे ही वो अपने वहाँ से निकले उसी तरह जो है पाटलिपुत्र के नज़दीक जाते हुए वहीं पर एक राजकीलम नामक खेल था और जो खेल में जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो राजा की भूमिका में था और चोर और सिपाही को लेकर उसकी फैसला कर रहे थे। तो वह राजकीलम खेल था। तो उसी खेल में जो है पूरी तरह से जो मग्न था, लेकिन जाते वक्त जो उसी रास्ते से जो उस किनारे से जो जब चाणक्य जा रहे थे तो चाणक्य की नज़र पड़ी और बड़ा आचंबित हुआ और बड़ी गंभीर नज़रों से देखा। और इसी तरह से कहा जाता है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जो है उनकी माता के पास 1000 करसापन का सिक्के देकर जो है और वह जो अपने साथ जो है तक्षशिला ले गया और तक्षशिला ले जाकर वहीं पर जो है शिक्षा दी और शिक्षा और सभी चीज़ की जो पूरी तरह से शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा हो या शस्त्र चलाने की शिक्षा हो या आचरण की शिक्षा हो, सभी तरह से शिक्षा से जो है परिपूर्ण किया गया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद नंद की जो सेना है सेना में नियुक्त हो गया और इस तरह से जो है कहा जाता है कि वह सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने जो है चाणक्य ने जिस कार्य के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था उसके 2 मुख्य रूप से था। यूनानियों पहला था यूनानियों के जो है विदेशी शासन से जो है देश को मुक्त करना था।
दूसरा है कि नंदों की घृणित और अत्याचार शासन समाप्ति करना था। इसीलिए दोनों उद्देश्य को लेकर जो है चंद्रगुप्त चाणक्य ने जो था नंदों को जो है विनाश करना चाहा था। तो सबसे पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ में रखा और सेना का संगठन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की जो है सेना का संगठन किया, जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि उस सैनिकों को जो विभिन्न वर्गों में जो है सेना में शामिल किया, यानी ऐसे ऐसे लोगों की सेनाओं को जो शामिल किया जैसे चोर या प्रतिरोधक हो, जो मलेच्छ हो, जो चोर गण के जो है व्यक्ति बलशाली हो, आठविक जनजाति हो या शस्त्र पजवी जो है वर्ग के लोग हो। तो इस तरह से देखते हैं कि इसके अलावा हम देखते हैं कि शक, यवन और पारसी, कंबोज, बहलिक इत्यादि जितने भी थे उस सभी जनजाति को सेना में शामिल किया गया। और साथ साथ हम देखते हैं इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना का जो है बहुत ही सुरक्षित रूप से हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने जो है यूनानी विजय का जो है सबसे पहले जो है कार्य किया था कि यूनानियों के साथ जो है कैसे किया जाए, कैसे उसका विजय किया जाए। कि सर्वप्रथम एक सेना एकत्र करके जब अपनी सेना अपने राजा को घोषित कर दिया और सिकंदर के क्षत्रपों के विरुद्ध जो है राष्ट्रीय विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया। इसके दो महत्वपूर्ण था, यूनानी क्षत्रपों को निकानोर और फिलिप की हत्या करवा दी और यूनानियों को जो भारत से निकालने के लिए जो चंद्रगुप्त ने जो सफलता मिली, इसी कारण मौर्यों को मुक्तिदाता भी कहा जाता है। जस्टिन महोदय कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना था वो डाकुओं का भी गिरोह कहा है। तो इसके बाद जो था सबसे बड़ी चीज़ कि नंद वंशों के जो है युद्ध किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी सेना के साथ जो था मगध की सेना में सीमा में जो है प्रवेश किया और प्रवेश करने पाटलिपुत्र को घेर डाला, क्योंकि वह नंद राजा धनानंद को जो है उसी समय जो है मार डाला। और धनानंद से जो था कर और जितने भी थे कर और अत्याचार के कारण जो मगध की जनता में जो उपद्रव भी जो फैला हुआ था, अतः साथ ही नंद सेनापति भद्रसाल को जो है हार मानना पड़ा और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था राज्याभिषेक जो है किया। तो इस तरह से जो है राज्याभिषेक करने के बाद जो सेल्यूकस से भी लड़ाई होती है, युद्ध होती है, क्योंकि सिकंदर के बाद जो सेनापति में जो था आपसी संघर्ष हुआ था, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। तो इस तरह से जो है यूनानियों के बाद या सिकंदर के बाद जो अपनी सुदृढ़ व्यवस्था जो है सेल्यूकस ने कर ली थी और इस तरह से उसने जो है भारत पर आक्रमण जो है लगभग 305 ईसा पूर्व में जो है किया था। तो इस तरह सिकंदर और सेल्यूकस के बीच जो था महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था और भारतीय सम्राट के सामने जो था वह यूनानी आक्रमणकारी यानी सेना बुरी तरह से जो है पराजित भी हुआ था। और इस तरह से हम देखते हैं कि अतः विवश होकर जो है सेल्यूकस से जो है संधि भी करनी पड़ी और संधि की बहुत बड़ी एक शर्त थी कि एरिया मतलब हिरात पेरोपेंसेडाई, जिसको काबुल कंधार बोलते हैं, अराकोसिया जो था कंधार, जेटोसिया बलूचिस्तान को जो चंद्रगुप्त के हवाले जो है कर दिया गया। सेल्यूकस ने जो था वह सेल्यूकस ने जो अपनी पुत्री हेलेन से जो है चंद्रगुप्त से जो है विवाह करवा दिया गया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो खुश होकर 500 भारतीय हाथी भेंट सेल्यूकस को दे दिया। इस संधि के फलस्वरूप यही हुआ कि मौर्य साम्राज्य का जो सीमा का जो विस्तार था वो बहुत विस्तृत रूप से अधिक हो गया और इस प्रकार से जो है सेल्यूकस ने अपना दूत जो था अपना मेगास्थनीज को जो है मौर्य के दरबार में जो है अपना राजदूत जो है नियुक्त करवाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पश्चिम भारत पर भी अभियान करते हैं, क्योंकि पश्चिम भारत चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था रुद्रदामन के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक अशोक ने अपने यूनानी गवर्नर तुलसीसाप से जो है इस झील के से जो है नहरें भी निकलवाई थी। दक्षिण भारत में भी कभी जो है आक्रमण किया था, क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो था वह जैन धर्म को मतावलंबी हो गए थे, जैन धर्म को मानने लगे थे, क्योंकि भद्रबाहु की शिष्यता जो है ग्रहण करके अपने शासन काल के अंत में जो है मगध में जो है यानी 12 वर्ष तक जो है भीषण अकाल पड़ा था।
पहले तो चंद्रगुप्त ने अपनी स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। तो अपने पुत्र को जो सिंहासन त्याग करके और वह जो भद्रबाहु के साथ जो है श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में चले गए और वहीं तपस्या करने गए, यानी चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर जो है चले गए। तो 298 से लेकर कहा जाता है कि 298 ईसा पूर्व में जो है संलेखना यानी उपवास यानी पद्धति द्वारा जो है उन्होंने प्राण त्यागे थे। तो इस तरह से देखते हैं कि इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशाल सेना था वो विशाल साम्राज्य को जो है बांट करके जो है अपनी व्यवस्था जो है किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो था वो सबसे बड़ी चीज़ था कि उन्होंने जो है अपने शासन या काल के जो है अंतिम दिन में जो है वह संलेखना यानी अन्न जल को त्याग करके और ये जो मृत्यु को वरण किया था, जिस तरह से महावीर ने किया था, तो इस तरह से किया था।